हेलो एवरीवन, इकोनोफ्रीक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के 5th चैप्टर को कवर करेंगे। जो 5th चैप्टर है वो रिलेटेड है कि हिमाचल प्रदेश में इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की 4 वीडियो और 3 MCQ की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप उन वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आप क्या क्या देखोगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या रहा है, इंडियाज़ CPI एंड WPI ये हम डिटेल में जानेंगे। HP में इन्फ्लेशन क्या है, HP में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS कैसा है, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन क्या क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम समरी की बात करें, आपको इस चैप्टर से 10 की पॉइंट्स जो याद रखने हैं। ग्लोबल डिसइन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब जो प्राइसेस है वो बढ़ती रफ्तार से बढ़ रही है। मान लीजिए पहली साल में इन्फ्लेशन आपका है 1%, अब ये हो गया 4%, अब ये हो गया 9%। इन दो के बीच डिफरेंस है 3 का, इन दो के बीच डिफरेंस है 5 का। इट मीन्स जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती रफ्तार से बढ़ रही है, जो ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको डिफ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेशन क्या होता है कि जो प्राइस है, जो हमारा प्राइस है वो घट रहा है। मान लो इस बार किसी चीज़ का प्राइस था 98 रुपीज़, अगली साल वो हो गया 90 रुपीज़, उससे अगली साल हो गया वो 80 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्लेशन। इसमें ये 2 कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है सभी को पता होंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति। इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन को तो पता नहीं क्या बोलते हैं, आप देख लेना। तो डिसइन्फ्लेशन होता है जब हमारा जो प्राइस लेवल है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो बढ़ने की रफ्तार है वो घटती हुई है। इसका क्या मतलब हुआ, इस साल आपका इन्फ्लेशन है 1%, अगली साल आपका इन्फ्लेशन हुआ 4%, अगली साल क्या हो गया 5%। तो देखिए इन दो के बीच डिफरेंस था 3% का, इन दो के बीच डिफरेंस है 1% का। तो ये जो रफ्तार है प्राइस की बढ़ने की वो घटती हुई है, ग्रोथ रेट क्या है, कम हो रही है। तो ये होता है डिसइन्फ्लेशन। तो 2023 से 2025 के बीच अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो कमोडिटी प्राइस कम हुई है, किसकी वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग से। देखिए जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इसका काम होता है देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इसके लिए उसके पास टूल क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि जो बैंक लोगों को लोन देता है या लोग जो जमा करते हैं उसके ऊपर जो रेट डिसाइड करता है वो करता है बैंक डिसाइड। बैंक लोन अगर ज़्यादा देना चाहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज़ कर देगा। इसको बोलते हैं खुली फिस्कल नीति। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है ताकि लोगों को सस्ती दरों पर बैंकों से ऋण मिल सके। दूसरा होता है टाइटनिंग
टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको इंक्रीज़ कर दिया था। जब कोविड आया था 2020 में, उसके बाद क्या किया था कि लोगों के पास पैसे की कमी से बचने के लिए सभी देश के सेंट्रल बैंक ने जो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको कम कर दिया था। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोगों के पास पैसा चला जाता है, ठीक है। अब पैसा चला जाता है तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं तो जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन को कैटर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने, सभी देशों के रिज़र्व बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाया था। इससे क्या हुआ था कि इंडिया में जो FDI भी है वो बाहर के देशों में चला गया था, क्योंकि बाहर के देशों में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि इन्फ्लेशन पूरे विश्व में कंट्रोल हुई। ये बात कब की है, 2023 से 2025 के बीच की। तो आजकल जैसे हमारे देश में फ्यूल क्राइसिस की सिचुएशन बन रही है, इवन हमारे जो PM है वो भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं कई सारी चीज़ों पे, जिससे हमारा जो बिल है, इम्पोर्ट बिल है, वो कम हो सके, ठीक है। तो आजकल ये सिचुएशन नहीं है, ये बात हो रही है 2023 से 2025 की। तो इसको आज के सिनेरियो से कंफ्यूज नहीं करना, ओके। अब इंडिया भी डिसइन्फ्लेशन की कैटेगरी में जा रहा है। कैसे हमें पता चला, देखिए जो CPI है वो 2022-23 में था 6.6%। मतलब CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे ये क्या होता है ना। और 2025 में हो गया ये 4.6 और 25-26 में 1.7 ये रहा है। और हिमाचल प्रदेश में इन्फ्लेशन कम रहा है और अक्टूबर-नवंबर 2025 तक तो इन्फ्लेशन 0 तक आ गया था। और रीजनल स्टेबिलिटी है हिमाचल प्रदेश में। अगर हिमाचल प्रदेश में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो ट्रांसपोर्ट में हाइक हुआ है, क्योंकि किराया बढ़ा है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ा है। और जो कॉर्नफ्लावर है उसका CV 8.3 से 1.3 आ गया है 2025 में, जिससे फूड ग्रेन स्टेबिलिटी हिमाचल में इंश्योर हुई है। फिर हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कंट्रीब्यूशन, फार्मर प्रोक्योरमेंट और ट्राइबल एरिया को सप्लाई हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही तरीके से हुई है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। इससे पहले इस वाले चैप्टर से, इकोनॉमिक सर्वे से, वैसे क्वेश्चन कम बनने की पॉसिबिलिटी है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। लेकिन मैंने पिछली साल भी 2-3 पेपर देखे हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आपका प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों, फेयर प्राइस शॉप की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 3289, ऑप्शन B 4156, ऑप्शन C 5389, ऑप्शन D 6712। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C। हिमाचल प्रदेश में फेयर प्राइस शॉप्स की संख्या है 5389। इस फिगर को आप याद कर लें, ठीक है, ओके। अब आपका अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1975, ऑप्शन B 26 जनवरी 1980, ऑप्शन C 6 सितंबर 1980, ऑप्शन D 1 अप्रैल 1985। तो हिमाचल प्रदेश में स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की स्थापना कब की थी? 6 सितंबर 1980 को। तो ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही है। इसका काम क्या है कि लोगों को उचित मूल्य पर जो अनाज वगैरह है या और भी एसेंशियल कमोडिटी है वो पहुंचाना। आपका अगला प्रश्न है, 2025-26 में खरीफ मौसम में HPSCSC ने हिमाचल प्रदेश में किसानों से कितनी मात्रा में धान पैडी की खरीद की है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। आपके ऑप्शन है 12,450.50 मीट्रिक टन, ऑप्शन B
17,890 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 21,126.82 मीट्रिक टन, ऑप्शन डी 28,340.6 मीट्रिक टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो HPSCAC ने कितना पैडी खरीदा है? 21,126 मीट्रिक टन। बहुत सारी चीज़ें HPSCAC खरीदता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में है वो इन्फ्लेशन इस बार कम हुई है 25-26 में, और अक्टूबर-नवंबर में तो ये नियरली ज़ीरो के पास पहुंच गई थी। नेशनल CPI कंबाइंड जो है वो रिड्यूस हुआ है 6.6, जो 2022-23 में 6.6% था और 25-26 में 1.71% रह गया है। अब टोटल फेयर प्राइस शॉप कितनी है? 5,389, और जिसमें से 785 करोड़ की इसने कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूट की है लोगों के बीच। पैडी 21,126 मीट्रिक टन फार्मर से सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने खरीदा है, और इसका जो टर्नओवर है 2100 करोड़ है, और इसका CV कितना है वीट का? इससे पता चलता है जितना कम CV होगा ना, उतना स्टेबल इन्फ्लेशन होगा। बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये डायरेक्टली ये वाला फिगर आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब जो इन्फ्लेशन है इंडिया में, वो हम 3 तरीक़ों से मेजर करते हैं। एक होता है WPI, एक होता है CPI, एक होता है GDP डिफ्लेटर, ठीक है। WPI क्या होता है? जैसे एक छोटा दुकान जब बल्क में सामान लेता है बड़े दुकानदार से, उसको बोलते हैं हम कि उसने थोक में सामान खरीदा, होलसेल प्राइस पे खरीदा। तो उस प्राइस को हम बोलते हैं WPI। हम क्या करते हैं कि वहाँ पर उस विक्रेता के पास जाते हैं कि आपने कौन सा सामान कितनी प्राइस में बेचा, फिर उस पे इंडेक्स बनता है जिसको बोलते हैं WPI, ठीक है। ये कौन कंपाइल करता है? DPIIT। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो इससे पहले बनाई है, उसमें मैंने ये बताया है, ठीक है। अब CPI क्या होता है? CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जैसे हम लोग जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं, हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, वो सर्विसेज हमें कैसे मिली, किस प्राइस पे मिली, उसको बोलते हैं जी CPI। मतलब थोक पे जब हम इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं WPI। जब फाइनल कंज्यूमर लेवल पर हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं CPI, ठीक है। अब जो CPI होता है वो अलग अलग होता है, जैसे इंडस्ट्रियल वेज अलग होता है, एग्रीकल्चर लेबर का अलग होता है, रूरल का अलग होता है, अर्बन का अलग होता है, फिर एक कंबाइंड P होता है। अब देखेंगे हम आगे की कैसे कैसे रहा है ट्रेंड। ये है जी ग्लोबल इन्फ्लेशन। देखिए, फरवरी 2022 में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन था, और उसके बाद नवंबर 2025 तक ये कम ही हो रहा है। ये आपको यूरोप, एमर्जिंग ईस्ट, एमर्जिंग मिडिल इनकम कंट्री, G7 कंट्री एंड वर्ल्ड की इसमें आपको ट्रेंड दिखाया गया है, जिसमें सभी में इन्फ्लेशन कम हो रहा था। लेकिन अब जो ईरान USA का जो वॉर चला है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगले साल अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो इन्फ्लेशन का प्रभाव बहुत तेज़ होगा। अब अगर हम डाटा की बात करें तो WPI इंडिया 2019 में देखिए ये 1.7 था, 25-26 जो कि प्रोविजनल फिगर है, लेकिन इसके करीब करीब ही रहती है। 0.13 इन्फ्लेशन। CPI रूरल 1.33, CPI अर्बन 2.16, CPI कंबाइंड 1.71, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर 2.8 और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 1.6 ये दिखा रहा है। तो WPI क्या है? वो नेगेटिव हो गया है 23-24 में, और CPI पीक में कब था? 2022 में, 22-23 में, और CPI 25-26 में 1.7% ही 1.71% है। और फूड प्राइस मतलब फूड्स की जो आइटम है उसका इन्फ्लेशन पिछली बार से नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत नीचे आ गया है कि नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि
जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उस रफ्तार में कमी आई है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सस्ता हो गया है ना, ये मतलब हुआ इसका। अब हिमाचल प्रदेश में भी ये ट्रेंड सेम ही रहा है। इन्फ्लेशन अगर हम 2025 जनवरी से देखें तो डिक्रीज़ ही हुआ है। अब हमने पहले देखा था कि जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनकी संख्या है 5,389, जिसमें से 3,395 है कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, इंडिविजुअल 1,852, HPSCSC 47 शॉप्स इसके पास खुद के पास है, महिला मंडल 38 शॉप्स चला रही हैं, पंचायत 31 एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप 26। और इसमें किस तरह से जो फूड है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है, इसमें BPL, APL और प्रायोरिटी हाउस होल्ड को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसमें कितना वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है पिछली साल, इसने 1,23,735 मीट्रिक टन। इसमें वीट, आटा और बहुत सारी कमोडिटी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई बार ये वाला प्राइस भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया है ये आपको वो लिस्ट दी गई है, सॉल्ट मीट्रिक टन में है ये फिगर्स, और ये प्राइसेस हैं। दाल चना आपको 68 पर केजी मिल रहा है। इसमें राइस और वीट आप देख लीजिए काफ़ी कम रेट पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बहुत ही, अगर आपकी किस्मत ख़राब होगी तब इस तरह का इतना डीप में क्वेश्चन जाके पूछा जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब अगर हम हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की बात करें तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 6 सितंबर 1980 को, और इसके पास 121 गोडाउन है, रिटेल शॉप 47 है, गैस एजेंसी 54 है और मेडिसिन शॉप 42 है। जैसे अगर आप DDU अस्पताल शिमला में अगर आप दवाई खरीदते हैं तो सबसे पहले शॉप हॉस्पिटल के सामने वाली शॉप इसी की है, HP स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की। पेट्रोल पंप भी 4 है और इसका प्रोजेक्टेड टर्नओवर कितना था 2025-26 में? 2100 करोड़। ये काफ़ी फ़ायदे में चल रहा है वैसे। अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है कि जो नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है वो HPSCSC से के थ्रू खरीद रहा है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट, ठीक है। और फिर जो उसको बेच रहा है उसका ब्रांड है हिमभोग ब्रांड। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितना पैडी खरीदा है? 21,126.82 मीट्रिक टन, वीट 2,995 मीट्रिक टन, 11 सेंटर है इसके खरीदने के, और मेज़ 217 मीट्रिक टन। और ये मेज़ वो है जो नेचुरल फार्मिंग से उगाया गया है। इसके अलावा सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने आयुर्वेदिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की है, मनरेगा जिसका नाम चेंज करके VBG रामजी रखा गया है, उसको सीमेंट 76 करोड़ का सीमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया है, कॉन्ट्रैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जल शक्ति विभाग को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब ये कुछ, अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? कमोडिटी वाइज प्राइस मॉनिटरिंग। होता क्या है कि जो हमारे इंडेक्स होते हैं ना वो सब का प्राइस का एवरेज दिखाते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसी होती हैं कि जिनका इंडिविजुअल प्राइस बहुत ऊपर जाता है, जिससे लोगों को इन्फ्लेशन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि नुकसान ये होता है कि लोगों को वो चीज़ें खरीद वो नहीं सकते, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल जिसकी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रही है उसको देख के उसकी सप्लाई को कंट्रोल करके, बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करके उसकी सप्लाई और प्राइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोल्ड चेन और रिमोट लॉजिस्टिक फैसिलिटी बहुत कम है, तो इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। टेक एनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम कर सकते हैं, जिससे कि जो फेयर प्राइस शॉप से
सामान लेने के एलिजिबल नहीं है उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है, और सब्सिडी का रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, और लोकल प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की फैसिलिटी हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्लाइमेट रिजिलियंट फूड जिसमें हम मिलेट्स वगैरह उगा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और डाटा ड्रिवन प्राइस फोरकास्टिंग, ये सारे कुछ वे फॉरवर्ड है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये स्लाइड आपकी क्विक रिवीजन स्लाइड है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसी की ये स्लाइड है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चैप्टर की ये समरी है, इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको चैनल के होम पेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे आपको ये PDF फ्री में अवेलेबल होगा। तो अगर आप यहाँ तक बने हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आप इसमें चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।